हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तराखंड विषय से संबंधित टॉपिक्स, जहाँ पर हम देखते हैं उन सभी टॉपिक्स को जो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है उत्तराखंड इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, जो कि पुस्तक है मेहरबान सिंह गोसाई जी की, उसका एक टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य आंदोलन। देखिए, इससे पहले हमने इसी बुक का एक अन्य टॉपिक लिया था जिसका नाम था ब्रिटिश कुमाऊँ। हमने ब्रिटिश कुमाऊँ को इस बुक के हिसाब से या मेहरबान सिंह गोसाई के हिसाब से देखा था। आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन मेहरबान सिंह गोसाई के अनुसार। बात करें अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, तो देखिए दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र हेतु कोई पृथक नीति कभी बनाई नहीं गई इससे पहले आज़ादी के बाद, और न ही ऐसा नियोजन का कार्य किया गया जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सके, बल्कि यहाँ की अपार संपदा को बड़े पैमाने पर दोहन किया गया और पर्यावरण को असंतुलित किया गया। जैसे खनन बहुत ज़्यादा किया गया, डायनामाइट का प्रयोग किया गया, अस्पताल बनाए गए लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं थे, स्कूलों का निर्माण पहले तो हुआ नहीं, अगर हुआ भी तो वहाँ टीचर्स नहीं थे। जो भी जब हम यूपी में थे तो जो भी लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी करने के लिए मैदानी क्षेत्रों से आते थे तो वो यहाँ पर निष्ठा से कार्य नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें भेजकर ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ पर थोपा गया है। तो इसलिए उत्तराखंड का विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका था, बहुत परेशान यहाँ की जनता थी। इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की मांग तेज हुई, लेकिन ऐसा अभी मतलब उस समय से शुरू नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ इन्हीं कारणों से शुरू नहीं हुआ। उत्तराखंड राज्य की मांग बहुत पूर्व से चलती आ रही थी, बहुत पूर्व से, आज़ादी से पूर्व से ही उत्तराखंड राज्य के लिए मांगें हो रही थी। तो हम इसी क्रम में आज इस टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे कि कब से उत्तराखंड या इस विशिष्ट क्षेत्र की मांग अस्तित्व में आई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1897 में क्या हुआ था, ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी, वो उत्तराखंड भी आई थी। तो उनके लिए जो बधाई संदेश दिया गया था ब्रिटेन की महारानी को, उस बधाई संदेश में उनसे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य बनाए, जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है या संयुक्त प्रांत का जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे आज हम उत्तराखंड कह रहे हैं, उसको एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए संयुक्त प्रांत से अलग करके। तो सबसे पहली बार जब ये बात कही थी 1897 में ब्रिटेन की महारानी के बधाई संदेश में। अगला देखिए 1923 में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल को उत्तराखंड के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और खुद को संयुक्त प्रांत से पृथक करने की बात यहाँ पर कही गई, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये सिर्फ औपचारिकताएँ ही मात्र थी, क्योंकि इन पर कभी कार्य नहीं हुआ। अगला था 1928 का वर्ष। 1928 के वर्ष में क्या हुआ कि कुमाऊँ एवं पृथक प्रांत इस नाम से एक ज्ञापन बनाया गया, इस शीर्षक से एक ज्ञापन बनाया गया, कुमाऊँ एवं पृथक प्रांत, और इसे भी तात्कालिक संयुक्त प्रांत के राज्यपाल को सौंपा गया, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं रहा, इस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अब देखिए 1938 में क्या हुआ, श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें श्रीदेव सुमन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगर बात करें हम इस अधिवेशन की, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि इस क्षेत्र के लिए, जो विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र है, इसके लिए कुछ अलग मतलब पृथक होने की एक पृथक करने की राय रखी गई थी इसे संयुक्त प्रांत से, लेकिन आगे ये भी सफल नहीं हो पाया। अब बात करेंगे 1952 की। देखो 1952 में क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे उत्तराखंड में, कॉमरेड पीसी जोशी, एक बहुत बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार को पृथक राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा। तो एक प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि केंद्र सरकार को पृथक राज्य तो ज्ञापन किसने सौंपा, तो कॉमरेड पीसी जोशी ने सौंपा। और वो किस पार्टी से संबंधित थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, उसके महासचिव वो थे, और उन्होंने 1952 में केंद्र सरकार को पृथक राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा। अब अगला सन है 1956। 1956 में क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ तो राज्य बनना बहुत आसान हो गया, राज्यों बनने की जो राह थी वो आसान हो गई। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने भी एक पृथक राज्य का सपना देखना शुरू किया। उन्होंने कहा जब भाषाई आधार पर राज्य बने, आंध्र प्रदेश बना या अन्य राज्य बने, तो इसी प्रकार हमारा राज्य उत्तराखंड भी या हमारा पहाड़ी क्षेत्र भी एक नया राज्य बन सकता है। तो आगे देखिए, आगे जो सन आया वो था 1967 का। 1967 में क्या हुआ,
रामनगर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन का प्रस्ताव रखा गया। एक मतलब हमारी प्रशासनिक इकाई के लिए इस अधिवेशन में ये हुआ कि पृथक जो प्रशासनिक इकाई का गठन करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। इसका भी कोई खास परिणाम सामने देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें उत्तराखंड में उन संस्थाओं की जिन्होंने लगातार मांग की इस क्षेत्र के लिए अधिकारों की या इस क्षेत्र को अलग करने की संयुक्त प्रांत से, तो उनमें अगर हम पहला नाम देखें तो एक 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। तो देखिए कुमाऊं परिषद की अगर हम बात करें तो इसने क्षेत्रीय मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाने का प्रयास किया, क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो इसीलिए कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। बाद में इसका कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो गया। अगला 1938 में गर्देश सेवा संघ का निर्माण किया गया था श्रीदेव सुमन द्वारा दिल्ली में, और यही बाद में हिमालय सेवा संघ में परिवर्तित हो गया था। इसने भी कोशिश की थी उत्तराखंड के या इस ज़मीन के अधिकारों के लिए या इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए। अगला जो सन था वो है 1930, जहाँ पर पौड़ी के लोगों ने जब उन्होंने देखा कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है या इस क्षेत्र के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो पौड़ी के निवासियों द्वारा गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना की गई। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाया जा सके। 1950 में देखिए क्या हुआ, ये एक विशेष फैक्ट है। 1950 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों द्वारा क्या किया गया, हिमाचल के कांगड़ा से लेकर और हिमालय तक की पृथक राज्य की मांग की गई, और इसके लिए बनाई गई थी पर्वतीय राज्य परिषद। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, पर्वतीय विकास जनसमिति, यहाँ पर होना था पर्वतीय विकास जनसमिति का गठन किया गया था हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के द्वारा मिलकर। और इस पर्वतीय विकास जनसमिति का काम था कांगड़ा से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र के लिए एक पृथक राज्य की मांग करना। अगला जो सन है वो है 1967। देखिए 1967 में क्या हुआ, 1968 में हुआ ये कि दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर की वृहद जनसभा में, मतलब एक जनसभा हुई रामनगर में वृहद, इसमें क्या हुआ, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया, तो 1967 में किया गया था। अब देखिए 1970 में क्या हुआ, कॉमरेड जो पीसी जोशी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महान नेता या बड़े नेता, उन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना की थी 1970 में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला जो है 1973 में क्या हुआ, जो हमारी बन चुकी थी 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद, उसका क्या किया गया, उसमें गढ़वाल या उत्तराखंड के 2 सांसद जो थे प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट, इनको शामिल कर पृथक पर्वतीय राज्य था उसका पुनर्गठन यहाँ पर किया गया। अगली बात करें तो 1972 में क्या हुआ, तो 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। तो उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ पर किया गया, नैनीताल में किया गया, और कब किया गया, तो 1972 में यहाँ पर ये किया गया था। तो लगातार प्रयास चल रहे थे राज्य पुनर्गठन के लिए, कई सारी संस्थाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा था राज्य को पृथक करने के लिए या राज्य निर्माण की मांग को रखने के लिए। तो 1978 में जो देखने को मिला हमें, उत्तराखंड जो युवा मोर्चा था उसने पर्वतीय राज्य का नारे के साथ बद्रीनाथ से दिल्ली तक पदयात्रा की थी उत्तराखंड युवा मोर्चा द्वारा 1978 में। 1978 में ही यहाँ पर कृपाल सिंह नेगी हो गया, लेकिन यहाँ पर होना था त्रिपन सिंह नेगी द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया। जो यहाँ पर कृपाल हो गया लेकिन यहाँ पर त्रिपन होगा। तो 1978 में त्रिपन सिंह नेगी द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया था उत्तराखंड निर्माण की मांग के लिए। जबकि 1979 में क्या हुआ, मसूरी में एक पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हो रहा था। इस पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य की मांग उठाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने का वो किया गया, मतलब एक प्रयास किया गया। यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने की बात कही गई, और जिस पार्टी का यहाँ पर गठन हुआ उसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए हुई थी, और यहाँ पर ये हुआ कि जो इसके अध्यक्ष वो बनाए गए थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालिक जो हमारे कुलपति थे देवी दत्त पंत, उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का। अब बात करें 1991 की, तो वामधारा जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उन्होंने उत्तराखंड संघर्ष मोर्चा यहाँ पर बनाया था उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी तरह से ऐसी, मतलब हर वर्ग से या हर पार्टी से ऐसी संस्थाओं का निर्माण होने लगा जो उत्तराखंड की मांग के लिए आगे आई। तो देखिए आगे क्या क्या हुआ। तो 1988 में 1988 में
सोवन सिंह जीना द्वारा उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। उत्तरांचल परिषद का गठन किसने किया? सोवन सिंह जीना ने किया। जबकि 1980 में क्या हुआ था? 1980 में हुआ ये था कि संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी। और इस संयुक्त संघर्ष जो समिति की स्थापना हुई थी, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें देखिए, जन संघर्ष वाहिनी जो उत्तराखंड की थी वो, उत्तराखंड रक्षा दल जो था वो, उत्तराखंड जन परिषद ये तीसरी, और युवा जनता दल, ये 4 शामिल थे। इन चारों के संयुक्त होने पर बना था संयुक्त संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष थे द्वारिका उनियाल। तो ये थी संयुक्त संघर्ष समिति। इसके बाद हम देखेंगे 1994 में राम बहादुर टमटा ने संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना की। जो राम बहादुर टमटा है उन्होंने 1994 में 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना की थी। और आगे 1994 में जब राज्य की मांग और तेज होती गई तो तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या किया कि रमाशंकर जो कौशिक थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसको कौशिक समिति कहा गया। और ये उत्तराखंड की राज्य की मांग को लेकर ही बनाई गई थी। और इसी के बाद यहाँ पर उत्तराखंड विधेयक को पारित करके केंद्र को भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर लगातार कुछ ऐसे कार्य हुए कि ये आंदोलन उग्र होता चला गया। ये जो राज्य आंदोलन जो धीरे से सब कुछ सॉल्व यहाँ पर हो रहा था वो हो नहीं पाया और उग्रता यहाँ पर आंदोलन ने ले ली। अब हुआ क्या था, इसका कारण क्या था कि ये राज्य आंदोलन इतना खतरनाक इसके बाद हो गया या उसका रूप बदल गया, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है उत्तराखंड की अगस्त क्रांति की बात की गई है। तो उत्तराखंड में अगस्त क्रांति हुई थी 1994 में। अब क्यों हुई थी, तो इसकी पृष्ठभूमि में जो खास कारण थे वो तो एक तो बहुत सारे कारण यहाँ पर थे। तो इनमें जो सबसे प्रमुख कारण था उनमें सबसे पहले था कि इस पूरे क्षेत्र में, पूरे संयुक्त प्रांत में 3% ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते थे, जो सिर्फ 3%। लेकिन सरकार ने यहाँ पर ओबीसी को जो आरक्षण दिया था वो दिया था 27%। तो 3% जनसंख्या को 27% आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पर पहाड़ी जनता, जहाँ ओबीसी क्षेत्र कम था, यहाँ की जनता आक्रोशित हो गई। यहाँ के जो लोग थे, जानकार लोग थे, जो छात्र वर्ग था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरकार के विरुद्ध आक्रोशित हो गया। उसने सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। जबकि भौगोलिक परिस्थितियों को अनदेखा कर ग्राम सभाओं का जनसंख्या के आधार पर परिसीमन भी यहाँ पर किया गया था। जबकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, लेकिन जो ग्राम सभाओं का परिसीमन किया गया वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे गाँव की जनसंख्या एक गाँव उस जनसंख्या के अंतर्गत आती हो जो परिसीमन के लिए मतलब एक सीमा तैयार की गई थी। तो इसी के लिए उत्तराखंड में धीरे धीरे आंदोलन यहाँ पर शुरू होने लगे। अभी इन आंदोलनों में क्या हुआ, सबसे पहले 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने आमरण अनशन करना शुरू किया। 2 अगस्त 1994 को किस लिए? एक ओबीसी वाली बात के लिए और परिसीमन के लिए और ऐसे ही छोटे छोटे अनेक मुद्दों के लिए। देखिए और इसमें जो शामिल थे, इंद्रमणि बडौनी भी इस आंदोलन में शामिल थे। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इस आंदोलन को जन समर्थन मिला। यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ी। उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय थे उनके छात्रों ने भी यहाँ पर भूमिका निभाई। इसमें महिलाएं शामिल हुई। और हुआ क्या कि 7 अगस्त के दिन प्रशासन ने, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसने ज़बरदस्ती कार्यवाही करते हुए क्या किया कि इन आंदोलनकारियों को इनके स्थान से हटाया, आमरण अनशन को तुड़वा दिया। और यहीं से आंदोलन का रुख बदल गया। धीरे धीरे आंदोलन एक उग्र रूप लेने लगा। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो 7 अगस्त को प्रशासन की कार्यवाही थी, इसके कारण जो उत्तराखंड के लोग अपने हिल कैडर व 27% आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, वो अचानक से उत्तराखंड राज्य की मांग में बदल गए और वो उत्तराखंड राज्य की मांग पे अड़ गए। यहाँ पर उत्तराखंड की राज्य की मांग जो तेज़ होने लगी वो 7 अगस्त के बाद होने लगी। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो आंदोलन चल रहा था उसी में ये मांग पलट गई। और 15 अगस्त को काशी सिंह ऐरी ने क्या किया, नैनीताल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैल गया राज्य आंदोलन का ये माहौल। और विधानसभा में यहाँ तक हो गया कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा थी, वहाँ पर जो 9 विधायक थे पहाड़ी क्षेत्रों के, उन्होंने अभी मांग कर दी उत्तराखंड की पृथक उत्तराखंड की। और जो दिल्ली में यूकेडी के प्रदेश महासचिव थे पीसी भट्ट, उन्होंने भी यहाँ पर भयंकर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तो इससे कि
पूरे राज्य में एक क्रांति का माहौल बन गया। इसीलिए इस माह को अगस्त क्रांति कहा जाता है। और यहीं से जो उत्तराखंड की मांग थी सबसे पहले आरंभ हुई थी। इससे पहले उत्तराखंड की मांग इतनी तीव्र नहीं थी, इतनी उग्र नहीं थी, जो कि अगस्त 1994 के बाद देखने को मिली। आगे देखेंगे, आगे उत्तराखंड का घटनाक्रम बदला। यहाँ पर बहुत सारे मतलब हत्याकांड देखने को मिले, जो कि आंदोलनकारियों के साथ हुई घटनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो है खटीमा कांड। खटीमा कांड की बात करें तो 1 सितंबर 1994 को ये कांड हुआ। यहाँ पर हुआ क्या था कि खटीमा में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था लोगों के द्वारा, और रामलीला मैदान से लोग बढ़ रहे थे जुलूस के साथ। लेकिन जब वो सितारगंज रोड पर स्थित थाने पर पहुँचे तो यहाँ पर उन पर आंसू बम का गोले फेंके गए। इससे क्या हुआ कि भीड़ ने भी पथराव कर दिया पुलिस की तरफ, और पुलिस को यही मौका चाहिए था। उन्होंने 60 राउंड यहाँ पर फायरिंग की कहा जाता है, और काफ़ी बेकसूर लोगों की यहाँ पर हत्या की गई। एक नियोजित हत्या थी आंदोलन को रोकने के लिए, क्योंकि प्रशासन को अभी भी लग रहा था कि ये लोग हल्की फुल्की कार्रवाई के साथ डर जाएंगे या बैठ जाएंगे, ये आंदोलन की मांग यहीं पर दब जाएगी। और पुलिस ने काफ़ी समय तक अपनी जो रिपोर्ट थी वहाँ पर बताया कि 3 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। कुछ लोगों की मृत्यु, 4-5 लोगों की मृत्यु तो ऑन द स्पॉट हुई थी उनकी, तो मतलब उनके नाम तक सामने आते हैं कि वहाँ पर किस किस की मृत्यु हुई थी। लेकिन पुलिस तो 3 ही पर अटकी रही बहुत लंबे समय तक यहाँ पर। अगला जो कांड था, देखिए मसूरी कांड। अब हुआ क्या, मसूरी में खटीमा कांड का विरोध हो रहा था। तारीख थी 2 सितंबर। 1 सितंबर को हुआ था खटीमा कांड, और 2 सितंबर को जब मसूरी में पता चला तो देहरादून मसूरी में खटीमा कांड का विरोध हो रहा था। मसूरी में मौन जुलूस जनता के द्वारा निकाला जा रहा था, और यहाँ पर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने यहाँ के नेताओं को बिना बात के गिरफ्तार करना शुरू किया, जबकि यहाँ पर मौन जुलूस निकल रहा था। इससे हुआ ये कि यहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने भीड़ और पुलिस पर पत्थर फेंक दिए जब उनके बीच संघर्ष हो रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने मौका देखकर पुलिस ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई। यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है, लेकिन अन्य वीडियो में आपको नाम भी बताऊँगा। इन 6 लोगों को यहाँ पर मार दिया पुलिस ने। और जब यहाँ के परगना अधिकारी का बयान हुआ कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे फायरिंग करवाई, फायरिंग करवाने वाले कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए, और उन्होंने बिना आदेश दिए ही फायरिंग की थी। तो देखिए पुलिस ने यहाँ पर जानबूझकर सोच समझकर ये इस कांड को अंजाम दिया था, और सरकार का इसमें पूरा हाथ उस समय का था, सरकार के ही आदेश थे ऐसे। और अगला जो कांड यहाँ पर है वो है बाटा घाटा कांड। देखिए मसूरी में स्थित एक जगह है बाटा घाटा। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि कई सारे आंदोलनकारियों को रोककर पुलिस ने यहाँ पर बर्बरता दिखाई थी। वक्त जो ये तिथि थी वो थी 15 सितंबर 1994 को। 15 सितंबर 1994 को क्या हुआ कि जो शहीद थे मसूरी कांड के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इधर उधर से मसूरी आ रहे थे। तो उसी में जो उत्तरकाशी, बड़ेथी, छाम, भक्तियाना, प्रतापनगर, चंबा, टिहरी, यहाँ के जो लोग हैं वो भी आ रहे थे कहाँ, मसूरी। तो एक जगह है जहाँ पर वुड स्टॉक स्कूल है मसूरी में, उससे पहले ही एक जगह है जहाँ पर रोड एक जगह पर बहुत ज़्यादा संकरी हो जाती है, और रोड की एक साइड पूरी खाई है। तो पुलिस ने योजना बनाई कि वो कहाँ पर लोगों को रोकेंगे। तो उन्होंने लोगों को रोकने की योजना इसी जगह पर बनाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा संकरी रोड थी और नीचे खाई थी। यहाँ पर लोगों को रोका गया, और जब भीड़ के साथ पुलिस का झड़प हुई या पुलिस का जब शक्ति प्रदर्शन भीड़ के साथ हुआ, तो यहाँ पर पुलिस ने भीड़ पर मार पीट करना शुरू कर दिया, भीड़ को पीटना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, कुछ लोग खाई में गिर गए, बहुत ज़्यादा चोटें यहाँ पर लोगों को देखने को आई। तो ऐसे जो कांड किए गए या ऐसे जो बर्बरताएँ पुलिस के द्वारा की गई, ये सोची समझी चाल थी उस समय की पुलिस की। और अगला जो इसमें सबसे खतरनाक कांड यहाँ पर जुड़ता है वो है मुजफ्फरनगर कांड। देखिए उत्तराखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा पहलू यहाँ पर मुजफ्फरनगर कांड था। बहुत बड़ा मतलब एक सबसे काली जो घटना मानी जाती है वो मुजफ्फरनगर कांड है। देखिए उत्तराखंड आंदोलन संचालन जो समिति थी उसने तय किया था कि वो 2 अक्टूबर 1944 को दिल्ली में रैली करेगी, और उसने इसकी परमिशन भी ली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही तैयार थी कि ये लोग दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, पहाड़ी लोग दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए। इसलिए जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर रोका गया, बहुत जांच के साथ बार बार लोगों को परेशान किया गया। हुआ क्या कि जो कुमाऊं के लोग थे वो तो आसानी से दिल्ली पहुंच गए, उनकी बसों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो गढ़वाल क्षेत्र से जो बसें दिल्ली जा रही थी, 1 अक्टूबर को जो बसें दिल्ली की तरफ जा रही थी, उनके साथ क्या हुआ कि सहारनपुर के निकट उन्हें रोका गया, उन्हें
हरिद्वार में रोका गया और रक्सर रोड के समय उन्हें रोका गया, बहादुराबाद हरिद्वार के आसपास उन्हें रोका गया। तो रोकते 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 शाम को 9 बजे हरिद्वार की नारसन बॉर्डर पर उन्हें बड़े प्रतिरोध के साथ रोका गया। वहाँ पर बड़ा सेना दल बल जो उत्तर प्रदेश का था उसने सैनिक मतलब पुलिस दल बल ने उसको वहाँ पर रोका, बहुत टाइम के साथ रोका। और इसके बाद क्या हुआ, 10 बजे रामपुर तिराहे से पूर्व फिर भी ये बसें पहुँच गई थी एक स्थान पर। तो यहाँ पर मेरठ पुलिस ने इनको रोका और यहाँ पर क्या कहा मेरठ पुलिस ने कि 4-4 बस करके आगे जाएंगी, मतलब 4-4 बस ही करके हर आधे घंटे में 4 बसें आगे जाएंगी। ये खेल खेला पुलिस ने भीड़ को कम करने के लिए और ठीक रामपुर तिराहे पर इन बसों को रोक दिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा बर्बरता यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर जो पुरुषों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की, बसों पर बहुत पथराव हुए यहाँ पर बसों पर। और जो लोग बाहर निकले पुलिस से लोहा लेने के लिए उनके साथ मारपीट हुई। यहाँ पर बसों में चढ़कर स्त्रियों के साथ उनके सम्मान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया, कहा जाता है पुलिस के द्वारा। बहुत बुरा यहाँ पर हासिल हुआ उत्तराखंड आंदोलनकारियों का। लेकिन जब पीछे की बसें भी यहाँ पर पहुँची तो आंदोलनकारियों ने जब ये बातें सुनी, ये देखा तो वो भी उग्र हो गए और यहाँ पर झड़प हो गई आंदोलनकारियों और पुलिस वालों के बीच। और सुबह 7 बजे जो 2 अक्टूबर की सुबह थी, वहाँ पर 7 बजे पुलिस ने गोलियाँ भी चलवा दी। और जब यहाँ पर गोलियाँ चली तो यहाँ पर भी कुछ लोगों की हत्याएं हो गई। तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की यहाँ पर हत्याएं हुई। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ जो लिखा गया है किताबों में, देखिए। और इसके बाद यहाँ पर पहाड़ियों ने एक नारा दिया, वो था बोल पहाड़ी हल्ला बोल। इस नारे के साथ पहाड़ी जो लोग थे यहाँ के वो पैदल ही निकल गए दिल्ली की ओर। और ये घटना थी मुजफ्फरनगर कांड, ये जो घटना थी ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जो हमारा देश है उसकी घटना है और बहुत शर्मनाक ये घटना थी। इसके बाद क्या हुआ, 3 अक्टूबर 1994 से ये आंदोलन हिंसक रूप में उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड पूरी युद्ध भूमि में बदल गई। उत्तराखंड में संपूर्ण पहाड़ बंद हो गया, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो थे बंद कर दिए गए, सरकारी कार्यालय भी बंद हुए और पूरा उत्तराखंड एक युद्ध भूमि की तरफ बदल गया था। हिंसा का तांडव पूरे उत्तराखंड में चल रहा था। अब देखिए अगली जो घटना थी वो थी श्रीयंत्र टापू की घटना। यूकेडी ने क्या किया, उत्तराखंड क्रांति दल ने श्रीनगर से 2 किलोमीटर आगे एक टापू है अलकनंदा पर, उन्होंने क्या किया कि 8 अक्टूबर 1995 को जो दिवाकर भट्ट थे उत्तराखंड क्रांति दल के एक अध्यक्ष, उन्होंने क्या किया, तिरंगा और यूकेडी का ध्वज लेकर अनशन शुरू कर दिया श्रीयंत्र टापू पे। यहाँ पर उनके साथ कई सारे आंदोलनकारी भी थे, बिशन पाल परमार और 1-2 और जो उनके प्रमुख आंदोलनकारी थे, उनके साथ कई सारे आंदोलनकारी यहाँ पर थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर प्रशासन ने इनको हटाने की कोशिश की 4 नवंबर को, लेकिन हटा नहीं पाई और 9 नवंबर को दिन में यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जब यहाँ पर 55 आंदोलनकारी अन्य थे तो दिवाकर भट्ट के अलावा भी, तो शाम को चुपके से पुलिस ने यहाँ पर अपनी एक सशस्त्र जो सेना बल था वो भेज दिया गया और यहाँ पर इन 55 आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की गई, इनके साथ मारपीट की गई और यहाँ पर 2 आंदोलनकारियों की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई 9 नवंबर के दिन। इस कारण इस जो श्रीयंत्र टापू कांड है ये बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसने फिर आंदोलन को एक उग्र रूप देने का प्रयास किया या उग्र रूप दिया। अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर हुआ प्रमुख घटना वो थी खैट अनशन। अब देखिए दिवाकर भट्ट जानते थे कि जहाँ भी आंदोलन करेंगे पुलिस वहाँ पर आंदोलनकारियों का दमन बहुत ही दल बल के साथ कर रही है और सरकार की खुली छूट इनके पास है आंदोलन को दबाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये खैट पर्वत की तरफ चले गए। टिहरी में है स्थित है खैट पर्वत, बहुत दूर है, सड़क से भी 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बहुत यहाँ पर दुर्गम है यहाँ तक पहुँचना। तो इसलिए सरकारी चंगुल से दूर जाने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते या यहाँ तक इस आंदोलन को देखकर जब लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ सोचेगी, एक एक हल निकालने के लिए इस बारे में सोचेगी। इसलिए इस आंदोलन को यहाँ पर किया गया। और हुआ क्या कि जब इस आंदोलन के बाद हुआ ये कि राज्यपाल को लग गया कि इस आंदोलन की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब केंद्र ही रास्ता निकाल सकती है। तो इसलिए केंद्र की ओर रुख किया राज्यपाल ने और 15 जनवरी 1996 को इन्हें दिल्ली बुलाया गया, दिवाकर भट्ट और अन्य को। और हुआ क्या कि केंद्रीय गृह मंत्री जो कामसन थे और विदेशी राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद थे, इन्होंने इनसे बात की, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। इनके अनशन को तुड़वाया तो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अब देखिए इसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए कोई खतरनाक आंदोलन तो हुए नहीं, मतलब इसके बाद कोई खतरनाक घटना तो हुई नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी अब उत्तराखंड राज्य बनने की। 1996 में घोषणा हो गई थी उत्तराखंड को बनाने की। और
जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक 2000 को यूपी विधानसभा को सौंपा भी था। और यहाँ से वापस आने के बाद 1 अगस्त उत्तराखंड राज्य निर्माण 1 अगस्त को क्या हुआ, 2000 को इस विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया और 10 अगस्त को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया और 28 अगस्त को यही विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। इसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। तो देखिए 60-70 वर्षों के संघर्ष था उत्तराखंड राज्य के लिए। ये मांग बहुत पहले से थी। इस मांग का विरोध जो स्टार्टिंग में किया था, जब इसकी मांग पीसी कॉमरेड जोशी ने की थी, तो एक उत्तराखंड के प्रमुख लीडर हैं हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए तो कम संसाधनों के कारण वहाँ का पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। तो उनका कहना भी गलत नहीं था। उन्होंने जो दलीलें उस समय दी थी वो आज भी देखने को आ रही हैं, वो कमियाँ अभी भी हैं हमारे उत्तराखंड में। तो देखिए, ये था उत्तराखंड राज्य आंदोलन। असंख्य जाने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इस आंदोलन में हुआ था। असंख्य जाने गई थी। एक असंगठित नेतृत्व के कारण ये आंदोलन बहुत ज़्यादा अजीब बिखरा हुआ आंदोलन था, लेकिन अंत में इसको सफलता मिली। उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए। धन्यवाद।